इंस्टाग्राम पे अभी सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है दर कारक। ठीक है, दर कारक कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे रिजल्ट देता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ये समझे कि शुक्र को नेचुरल दर कारक कहा गया। दर कारक मतलब वो प्लैनेट जो लोएस्ट डिग्री पे है, और वैसा प्लैनेट जो आपके स्पाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो आपके स्पाउस के ऑल टुगेदर चीज़ों को बताता है, एज इन इस लाइफ में स्पाउस का क्या रोल होएगा आपके लाइफ में, स्पाउस क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन करेगी आपके लाइफ में, क्या उसके लाइफ का एजेंडा है। ये सारी चीज़ें दर कारक बताता है। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको शक्ल, सूरत, रंग, रूप इससे कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअली दर कारक एक लॉन्ग टर्म एजेंडा बताता है। उसका कलर, कॉम्प्लेक्शन, क्रीड, कास्ट इससे कोई रिलेवेंस नहीं होता। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 दिनों में हम दर कारक के बारे में जानेंगे और वील गेट टू नो कि अलग अलग प्लैनेट्स किस तरीके से रिजल्ट देते हैं दर कारक को। अगले 7 दिनों में हम दर कारक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम एक एक प्लैनेट टेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है जब वो दर कारक बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शुक्र के साथ। शुक्र जो कि नेचुरल दर कारक है, जब कभी भी वो दर कारक बनेगा तो रिलेशनशिप किस बेसिस पे चलेगा? ट्रस्ट के ऊपर। शुक्र का प्राइम एजेंडा क्या है? ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो शुक्र स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो पाइसेस में जाके एग्जॉल्टेड होता है, जहाँ पे सिर्फ ट्रस्ट काम करता है, जहाँ पे भरोसे पे काम होता है। वर्गों में शुक्र नीच का हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं, वहाँ पे हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ पे हम चीज़ें ज़बरदस्ती फंक्शन करवाते हैं, एज एन एक एक चीज़ें मॉनिटर करके। ठीक है, शुक्र वैसे काम नहीं करता, या फिर कोई भी शादी वैसे नहीं टिक पाती जब आप एक एक चीज़ें मॉनिटर करने लग जाओ। सो जब कभी भी वीनस दर कारक बनेगा, ऐसे इंसान को देखो, अगर आप अच्छे कंडीशन में शुक्र बैठा है तो इसकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है शादी के बाद। ठीक है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन एक और एस्पेक्ट है जिसमें वीनस दर कारक बहुत बढ़िया काम करता है। तो जब भी वीनस ऐसे अच्छे स्टेज में बैठेगा तो फाइनेंस ला कर देगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र सिर्फ पैसे, सुख, शांति की बात करता है, लग्जरी की बात करता है। बट जैसे ही शुक्र खराब होगा, गलत कंडीशन में बैठेगा, वैसे ही सबसे बड़ा डाउनफॉल भी पैसे को लेकर ही आएगा। सो कुंडली में दर कारक देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ओवरऑल एजेंडा बताएगा आपके स्पाउस का। ठीक है, कि वो 4, 5, 6 साल या फिर लाइफ टाइम पर्पस क्या होल्ड करती है आपके ज़िंदगी में। ठीक है, उसके आने का एजेंडा क्या है। ठीक है, इट कुड बी बैड, इट कुड बी गुड, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं डिपेंडिंग अपॉन कि दर कारक कैसे स्टेज में और कंडीशन में बैठा है। अगर वो अच्छे कंडीशन में बैठा होगा तो स्पाउस आएगा या आएगी और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी उसके बाद। बट जैसे ही अगर चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, और ख़राब कंडीशन में अगर दर कारक बैठा है तो वो चीज़ें वर्स्ट होती चली जाएंगी और फिर आप संभाल नहीं पाओगे। इसका प्लैनेट्स 7वें घर में या फिर 7th हाउस लॉर्ड का कहीं से कोई रिलेवेंस नहीं है। कारक कभी भी प्लैनेट देखकर नहीं होता, वो फ्लेवर डिसाइड करता है चीज़ों का। सो दर कारक हमेशा शादी का फ्लेवर डिसाइड करेगा। ठीक है, कभी शनि दर कारक बनता है तो उसके क्या आउटकम है और वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा शादी को। शनि जब कभी दर कारक बनेगा तो जो स्पाउस आ रही है वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगाने के लिए आ रही है। ठीक है, वो आपको प्रेशर डालेगी, आपको पुश करेगी, आपको नए नए तरीके बताएगी कि कैसे अपने करियर को अपलिफ्ट करना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका करियर शादी के बाद बहुत अच्छा हो गया। दर कारक सैटर्न मतलब स्पाउस का एजेंडा ही है कि अब स्टेटस और करियर को इम्प्रूव करें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? शादी के बाद करियर में बहुत सारे ब्रेक आएंगे। ठीक है, जॉब जाएगी, डिस्प्यूट होगा, बॉसेस से प्रॉब्लम आएगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जब कभी शनि खराब दर कारक बन के बैठेगा। ठीक है, इसके बाद भी मेहनत बहुत करवाएगा। ठीक है, चाहे जो मर्जी आ जाए, स्पाउस बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगाती है ऐसे लोगों के और बहुत एफर्ट करने के लिए कहती है। मेहनत दोनों ही केस में बहुत करवाएगा। जब कभी भी मरकरी दर कारक बनता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में ऐसे स्पाउस का एंट्री होगा जो कि एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बच्चे की तरह जिद करता है, बच्चे की तरह हर चीज़ पे पिन पॉइंट करता है, अटेंशन टू डिटेल बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक बच्चे को आप देखोगे, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, उसके आगे पीछे उसका कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर इफ़ अ किड वांट समथिंग,
उसको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए और सबसे बढ़िया चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं? जब कभी भी मरकरी दर कारक बनेगा तो आपकी स्पाउस ये इंश्योर करेंगी जब कभी आप 4 लोगों के बीच में बैठो, एक बहुत डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी छोड़ कर जाओ और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो जाओ, 4 लोग आपकी बात सुने, जब आप कॉन्वर्सेशन होल्ड करो तो इस तरीके से आपको बिल्ड कर, वो आपको एक रूटीन में लेकर आप जहाँ पे आप टाइमली फंक्शन करो, ये सारे ट्रेड देता है मरकरी जब कभी दर कारक बनेगा। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जब कभी मरकरी खराब बैठ रहा है, वो नेटिव ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो हमेशा ऐसे स्पाउस के डिज़ायर में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे आउटकम है। हमने ना ग्रीड होना शुरू से ये सीखा है कि ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको ग्रीड नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। सो वैसे ही 11वां घर काम करता है। 11वें घर में जब कभी भी एक्सट्रीम प्लैनेट्स आ जाएं या फिर बहुत सारे प्लैनेट आ जाएं या फिर 11वें घर में एक अकेला राहु भी आके बैठे स्ट्रांग होकर, तो उस केस में क्या होता है कि इंसान को ग्रीड होता है और वो हर एक चीज़ चाहता है। उसको जो दिखता है उसको लगता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर मैं इसको कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ अपने पास। ये एक मेजर ट्रेट है 11वें घर का, लोडेड हो जाना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। अगर ऐसा इंसान किसी चीज़ पे नज़र डाल दे और कहे कि ये मेरे को चाहिए, तो बाय हुक और क्रुक वो इकट्ठा भी कर लेता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है कि छठे घर का मालिक अगर जाके 11वें पे बैठे या फिर 11वें का छठे में आ जाए, तो ऐसा इंसान जो चीज़ में भी अपना दिमाग, पावर, एनर्जी लगाएगा उसमें वो जीतेगा। बी इट इज़ कॉम्पिटिशन, बी इट इज़ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, बी इट इज़ एनीथिंग, वो जिसमें भी जीत चाहेगा, विजय चाहेगा, वो जीतेगा, ठीक है। 11वें घर में जो भी प्लैनेट जाएगा उसकी एनर्जी डबल ट्रिपल बढ़ेगी। ये घर ऐसे ही काम करता है और इसी तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है, बट ग्रीड बहुत ज़्यादा लेकर आता है। सो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने दर कारक के ऊपर बात किया था और हमने कुछ प्लैनेट भी टेस्ट किए, जैसे कि सैटर्न, वीनस और मरकरी। हमने देखा कि वो कैसे रिजल्ट देते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जुपिटर रिजल्ट देता है जब वो दर कारक बनेगा। सो 2 कंडीशन है। अगर जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, शादी का सुख हमेशा मिलेगा दोनों ही पार्टनर को, ठीक है। बट जब कभी भी जुपिटर बिगड़ता है, पर्सपेक्टिव क्लैश बहुत स्ट्रांगली देखने मिलेगा, ठीक है। एज इन दोनों पार्टनर के बीच एक म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। हमेशा पर्सपेक्टिव क्लैश, ईगो क्लैश होगा, नॉलेज को लेकर डिस्प्यूट होगा, ठीक है। ऐसे लोग कभी किसी चीज़ पे नहीं लड़ेंगे, सिर्फ अपने नॉलेज और ओपिनियन पे लड़ेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जुपिटर 7वें घर का भी सेम ट्रेट है अगर जुपिटर बिगड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या होएगा कि शादी में इवन इफ बहुत बड़ा भी डिस्प्यूट आ जाए, ठीक है, तो भी डाइवोर्स के केस नहीं होंगे। इसको आप पॉजिटिव कंसिडर करो। कभी भी डाइवोर्स नहीं देता जुपिटर अच्छे कंडीशन में बैठे तो, ठीक है। जुपिटर का अच्छा हो जाना ये चीज़ शॉर्ट करेगा, इवन इफ लड़ाइयाँ भी हों तो वो विद इन द टाइम फ्रेम रिजॉल्व हो जाएं। ये सारे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं जब जुपिटर बनता है दर कारक। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका अफेयर पब्लिकली पकड़ा गया, ठीक है, उनके अफेयर बाहर आ गए, उनके डिस्प्यूट्स हो गए, उनकी शादियाँ टूट गई, ठीक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है, जब कभी 5th, 8th और 12th इन तीनों घर के दशा या फिर प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट हो जाएं, नक्षत्र मैच कर जाए, कहीं से भी लिंक बना लें 5th, 8th, 12th, ठीक है। सो ऐसे लोगों का लव अफेयर्स दिखता है, पकड़ा जाता है, 4 लोगों के सामने आता है और ये स्कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, मेजर स्कैंडल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप टेस्ट कर सकते हो और ये बहुत स्ट्रांगली दिखता है, ठीक है। जब कभी भी 8th और 12th कंजंक्ट होगा या फिर कहीं से कनेक्शन बना लेगा, ठीक है, उस केस में भी बहुत सारे लॉसेस देता है, बेइज्जतियाँ देता है, इंसल्ट कराता है, ठीक है, पोजीशन से गिरा देता है। ये कॉम्बिनेशन होता है।